नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस का खास कार्यक्रम वोट पॉलिटिक्स और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। चैत्र नवरात्र का पहला दिन, ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। आम आदमी कोई भी शुभ काम शुरू करने के लिए इस दिन का इंतजार करता है और माहौल जब चुनावों का हो तो नेता लोग क्यों न इस शुभ घड़ी पर कोई बड़ी शुरुआत करें। बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस दिन का इंतजार था। सपा की डिंपल यादव ने भी इसी दिन को नॉमिनेशन करने के लिए शुभ माना। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। बीजेपी की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी। वोट पॉलिटिक्स में आज बात करेंगे आज की सभी प्रमुख चुनावी गतिविधियों की ओर और उसके सियासी पहलू पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से। बीजेपी के बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 चुनावी सभाएं कर सेलिब्रेट किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ और सोनपुर में उनकी सभाएं हुई। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के बालोद में भी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए वोट मांगे। अपनी सभाओं में वह अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेक नियत के कारण ही इतने दशकों के बाद बच्चों और बेटियों की तस्करी से जुड़ा कड़ा कानून ये चौकीदार ने बनाया है। कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेडी की सरकार भी रही, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की इनको कोई चिंता नहीं थी। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की चौकीदारी की नीति चौकीदार लेकर के आया है। ये चुनाव कोई एक विधायक चुनने के लिए या कोई एक सांसद चुनने के लिए या एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण के लिए है। आपका, आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, लोकसभा और विधानसभा चुनाव उसका फैसला करेंगे। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और अपनी सभाओं में अपनी बात वो बखूबी रख रहे हैं और काफ़ी भीड़ बटोर रहे हैं, काफ़ी चर्चा बटोर रहे हैं। और अब हम रुख करते हैं बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक की खबर को लेकर। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है, लेकिन हिदायत देकर आगे सावधानी बरतने की सलाह दी है। मोदी जी की सेना वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आयोग ने उनसे जवाब तलब किया था। योगी ने इस बारे में जो सफाई पेश की, आयोग उससे संतुष्ट नहीं है। आयोग ने इस बारे में शिकायत पर जांच में उनको दोषी माना था और योगी से सफाई पेश करने के लिए कहा था। योगी ने समय सीमा में अपना जवाब तो दिया, पर आयोग उनके तर्क से सहमत नहीं। इस पर उसने योगी को नसीहत दी कि वे भविष्य में इस बात का ख्याल रखें। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और गाजियाबाद में एक रैली के दौरान ये विवादित टिप्पणी की थी। योगी की इस टिप्पणी के खिलाफ पार्टी के भीतर से भी आवाजें उठी थीं। गाजियाबाद के बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कैप्टन वीके सिंह ने भी ऐतराज जताया था। उन्होंने विदेशी मीडिया को एक इंटरव्यू में साफ कहा कि देश की सेना हमेशा देश की है, वह किसी व्यक्ति या पार्टी की सेना कतई नहीं हो सकती। योगी ने इस बारे में अपना बचाव करते हुए आयोग को जवाब दिया था कि मोदी की सेना से उनका मतलब देश की सेना से था और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि सैन्य बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सलाह पर कार्रवाई की थी और इसीलिए उनकी टिप्पणी दूसरे शब्दों में भारतीय सेना का उल्लेख करने को लेकर थी। अब जरा बयान सुन लीजिए योगी और वीके सिंह ने क्या कहा। इस पूरे मसले को आप समझ जाएंगे। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। मुमकिन हुआ है सब कार्य। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है।
दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब चिल्लाने लगे कि भाई ये जो है, जो मोदी जी ने घुस करके, मोदी जी की सेना ने घुस करके आतंकवादियों को तबाह किया, उसका सबूत दिखा दो। तो देखा आपने किस तरीके से मोदी की सेना कहने वाले अकेले नहीं थे। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, उनके साथ कई लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे। चुनाव आयोग ने हालांकि सिर्फ योगी का संज्ञान लिया है, योगी से जवाब तलब की है, योगी को हिदायत दी है, लेकिन ऐसे नेता और भी हैं पार्टी के भीतर जो लगातार चुनावों के दौरान अपनी बातों से विवाद खड़े कर रहे हैं। और पता नहीं चुनाव आयोग के इस हिदायत का कितना असर होगा नेताओं पे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं बीजेपी के एक बड़े स्टालवर्ट, बड़े नेता, बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की। शनिवार को वो कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचकर पार्टी का हाथ थाम लिया। उन्होंने बीजेपी से दो बार सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने के महज 3 घंटे बाद पटना साहिब का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां पर शत्रु का सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगा। शत्रुघ्न ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में पार्टी की मेंबरशिप ली। पार्टी ज्वाइन करने के बाद शत्रुघ्न ने अपनी पुरानी पार्टी और नेताओं के बारे में क्या कहा वह सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए शत्रु का परिचय कराते हुए सुरजेवाला ने क्या कहा। शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सच बोलने की उनकी प्रकाष्ठा, सत्ता को हमेशा सच का आईना दिखाने का उनका संकल्प, उनकी उमंग, उनका युवा जोश और अपने से छोटों को स्नेह, खुले मन से, और अपने से बड़ों को, वो चाहे किसी विचारधारा या दल से हो, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा को इस कार्यक्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी उनको ज्वाइन कराने के लिए, उसमें रणदीप सुरजेवाला ने उनको नेहरू और गांधी का भी अनन्य भक्त बनाया। आमतौर पर चुनावों के समय जब इस तरह की अदला बदली होती है, आस्थाएं बदलती हैं, तो बहुत तरह की बातें की जाती हैं। खैर, अपना परिचय सुनने के बाद बारी थी शत्रुघ्न की, लेकिन जब उन्होंने बात शुरू की तो अपनी नई पार्टी का नाम लेने की जगह बीजेपी का नाम ही उनकी जुबान से निकला। हालांकि बाद में शत्रु ने इसको लेकर लंबी चौड़ी सफाई पेश की। सुन लीजिए शत्रु की सफाई। पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड, द पर्सन with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and has been in Gujarat also, Shakti Singh ji, very. वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया हूँ, नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। खैर, हर नेता की अपनी अदा होती है और इन्हीं अदाओं की वजह से पार्टियों को इनकी ज़रूरत भी होती है। वैसे यह सच्चाई है कि शत्रुघ्न सिन्हा आरएसएस से प्रेरित और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से प्रशिक्षित कार्यकर्ता से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर किया है उन्होंने तय। इसीलिए उन्होंने पार्टी के पुराने नेताओं को याद भी किया और लालू यादव का भी शुक्रिया अदा किया। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया।
आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतो गतवा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है। और अब बात की शत्रु ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किस तरह बीजेपी और उसके नेतृत्व को निशाने पर लिया, सुनिए जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से कि 5 मंत्री का नाम बताओ तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे। ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ को। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए, और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूं स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की, एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। तो बीजेपी के शत्रु अब कांग्रेस में आ गए हैं और देखना ये होगा कि वो किस तरीके से अपने आगे की राजनीति को लेकर जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो अब कहते हैं कि उनके नाम को लेकर कई बार कई तरह के लोग, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। किसी के लिए शत्रुघ्न हैं, किसी के लिए शत्रुघ्न सिन्हा हैं, किसी के लिए कुछ हैं। इस तरीके से उनके कई नाम हैं। अब देखना है राजनीति में, जब उनकी राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, नई जगह पर वो राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। लालू यादव के आशीर्वाद से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या गुल खिलाते हैं, बिहार में किस तरीके से उनकी बात आगे बढ़ती है, जो पटना साहिब से उनको चुनौती मिल रही है, रविशंकर प्रसाद से उस चुनौती का सामना कैसे वो करते हैं, ये सारी चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि पटना साहिब का चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लड़ने की वजह से काफ़ी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि दोनों की जाति कह सकते हैं कि वो कायस्थ समुदाय से आते हैं और वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थों की उम्मीद हुआ करते थे अब तक। अब देखना ये होगा कि कायस्थ अपना पाला बदलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असर उन पर काम करता है, कैसे ये चीज़ें बदलती हैं, क्या होता है, ये भविष्य के घर में है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम चुनाव है पटना साहिब का, जो शत्रुघ्न सिन्हा के आने की वजह से और भी अहम हो गया है। और अब हम बात करते हैं प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को एक बार फिर मध्य यूपी की फतेहपुर सीट के लिए प्रचार करते दिखी। कानपुर के बगल की इस सीट पर प्रचार करने के लिए प्रियंका ने नुक्कड़ सभाएं की, अलग अलग समूहों में महिलाओं से मुलाकात की। नुक्कड़ सभाओं में वह बेहद अनौपचारिक तरीके से अपनी बात कहती दिखी। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बता रही हैं, बदलाव और बेहतरी के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की बात कह रही हैं, जो आमतौर पर एक राजनेता नहीं कहता है, वो अपनी पार्टी की बात करता है। लेकिन प्रियंका की इस बातचीत में थोड़ी नवीनता दिखाई दे रही है। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। ये तय किया कि आपको कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए थी, तो इसकी भी वजह थी। उस समय आप तंग आ गए थे, आपने सोचा कि ये भी भटक रहे हैं अपने रास्ते से। आज आपने इनको समर्थन दिया। आज आपने देखा है कि भाजपा ने आपकी आशाओं को खिरखिरा कर दिया, आपकी आशाओं को एकदम धूल में मिला दिया। आपने इस तरह समर्थन किया जैसे कि किसी और सरकार का पहले समर्थन नहीं हुआ था काफी सालों में। आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक नई राजनीति बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश भेजा है
कि जाओ संगठन को मजबूत बनाओ, एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है और जो सबकी समस्याओं की सुनवाई करे। जहां जहां उन्होंने मुझे कहा कि प्रियंका, जहां जहां तुम्हें पीड़ा दिखे, जहां जहां तुम्हें दुख दिखे, तुम वहां पहुंचो और उनकी बात सुनो और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करो। तो ये प्रियंका की सियासी शैली है। वो आमतौर पे चुनाव में ऐसे बात कर रही हैं लोगों से जैसे वो बात कर रही हैं, कोई ऐसा भाषण नहीं कर रही हैं। इस तरह का उनका एक अपना तरीका है। प्रियंका नुक्कड़ सभाओं में किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कर रही हैं, कांग्रेस के न्याय योजना की जानकारी दे रही हैं और बीजेपी पर तंज कस रही हैं कि वह सरकारी खजाने में कमी की बात उठाकर कांग्रेस की इस कोशिश को लेकर भ्रम फैला रही है। नहीं आए ना। अब राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस पे जो पहले वित्त मंत्री रहे थे उन सबसे पूछा, बताइए कि सरकार गरीब परिवार को मदद करने के लिए बताइए कि कितने पैसे डाल सकते। तो उनको बताया गया कि हर गरीब परिवार की मदद के लिए सरकार कम से कम 72,000 रुपए उनके खाते में डाल सकती है, बगैर अर्थव्यवस्था के दुर्बल, बगैर किसी क्या उठने। वो बड़े बड़े प्रचार करते हैं। चुनाव के बाद जब पूछा गया कि भाई 15 लाख, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, कभी नहीं देने वाले थे हमें 15 लाख। कांग्रेस पार्टी को देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव, उसमें पहले घोषणा की गई थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। 10 दिन में जैसे ही सरकार आई वैसे ही ये घोषणा की गई सरकार द्वारा। इधर यूपी में प्रियंका गांधी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही थीं, तो उधर दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी ने मौजूदा सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा, आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। जो लोग विभिन्नता को स्वीकार नहीं करते उन्हें देशभक्त कहा जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। सोनिया ने यहाँ कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है और यह बहुत ही चिंता की बात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने हाल ही में एक ब्लॉग लिखकर भी ऐसी ही चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इस ब्लॉग में कहा कि भाजपा वह पार्टी नहीं जो अपने विरोधियों को एंटी नेशनल यानी देश विरोधी और दुश्मन समझती है। सोनिया के इस बयान को आडवाणी के ब्लॉग में उठाए गए सवालों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए सुनाते हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा। 65 साल में बड़ी मेहनत से तैयार किए गए जन कल्याण के बुनियादी ढांचे और सर्व समावेशी ताने बाने को वर्तमान सरकार ने पूरी तरह नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। विविधता को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे, भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। वर्तमान सरकार असहमति का सम्मान करने को बिल्कुल राजी नहीं है। जब अपनी आस्थाओं पर टिके रहने की वजह से लोगों पर हमले होते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना मुंह फेर लेती है। कानून का राज लागू करने का अपना बुनियादी फर्ज पूरा करने को
यह सरकार तैयार नहीं है। ऐसी नीतियां बनाने में लगी है जिनसे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी पैसे फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। अपने स्वास्थ्य की वजह से सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में तो नहीं जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में इस कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से चुनावी मौके पर ऐसी बातें कही गई हैं, उसका असर चुनाव पर दिखाई देगा। वो रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं, ये भी आखिरी वक्त में तय हुआ। पहले ये माना जा रहा था कि रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ साथ नहीं दे रहा, लेकिन पार्टी ने फिर आखिरी वक्त पे उनको रायबरेली से लड़ाने का फैसला किया है। और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी जरूर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय हैं। वो प्रभारी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश में दौरे कर रही हैं और कांग्रेस के पक्ष में एक प्रचार का माहौल बना रही हैं। और अब हम रुख करते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नवरात्र के पहले दिन नामांकन करने के पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कन्नौज की सांसद डिंपल यादव ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करके अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो में उनके साथ जया बच्चन और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। डिंपल यादव सुबह में पूजा पाठ करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए घर से निकली। सपा उम्मीदवार ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के विशेष वाहन से यह यात्रा तय की। उनके साथ राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी लगातार मौजूद रहीं। डिंपल का लगभग 8 किलोमीटर लंबा रोड शो कलेक्ट्रेट तिराहा पहुंचा। यहां कलेक्ट्रेट में पहुंचकर डिंपल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान भी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव, जया बच्चन, रामगोपाल यादव और सतीश चंद्र मिश्र मौजूद रहे। एसपी बीएसपी गठबंधन में कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। यहां से सपा ने डिंपल यादव को तीसरी बार चुनावी मुकाबले में उतारा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी से कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर इस वक्त जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था। अब आइए देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या इसके बाद। अब तो गठबंधन भी साथ है और जैसा कि श्री रामगोपाल चाचा जी ने कहा है, जहां जहां समाजवादी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां वहां में समाजवादी पार्टी को जिताना है और जहां जहां बसपा के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहां वहां में बसपा को भारी मतों से जिताना है। कन्नौज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिश्ता रहा है और जो सम्मान कन्नौज ने मुझको दिया है और अखिलेश जी को दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह इस क्षेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में होता आया है, आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा। 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर आतंकवाद कश्मीर में है और रोज़ हमारा एक नौजवान, रोज़ हमारा एक जवान, फौज का जवान रोज़ एक शहीद हो रहा है, तो ये मैं समझती हूँ ये मौजूदा सरकार की नाकामी है कि रोज़ पुलवामा की घटना बहुत ही दुखदाई, बहुत ही बेहद दुखदायक थी, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है और मौजूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में बढ़ोतरी लगातार होती रह रही है। तो कन्नौज की सियासी लड़ाई बेहद अहम है। 1998 से यह सीट सपा के साथ रही है। इसके अलावा इस सीट का नाम राम मनोहर लोहिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद हुए चुनाव में वे वहां से लगातार चुने जाते रहे हैं। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने पत्रकारों से भी बातचीत की। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित है।
कन्नौज में जितना भी विकास का काम हुआ है वो सब उन्होंने ही किया है, वो सब समाजवादी पार्टी ने ही कराया है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोलकर जनता को ठगा है। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को ट्वीट करना तक नहीं आता है, हमें लगता है कि उनके साथ कोई वायरस रहता है। तो आपको सुनाते हैं कि अखिलेश ने इस वक्त क्या कहा। कि जो आज वर्तमान में सरकार है उसने दुख तकलीफ दी है, जनता को परेशान किया है, उन जनता के साथ धोखा किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। जहां देश को आगे जाना चाहिए था, ये देश को पीछे ले जाने का काम करने, इसलिए देश का चुनाव है। एक बार डॉक्टर लोहिया जी को जिताया और आज तक समाजवादी पार्टी को यहां की जनता जिता रही है। आपका गहरा रिश्ता है, हमारा विचारों का रिश्ता है इस कन्नौज की जनता से। और जहां विचार मिल जाते हैं वहीं गहरा रिश्ता बनता है, जहां विचार नहीं मिलते वहां गहरा रिश्ता नहीं बन सकता। और इसीलिए ये गठबंधन दो दलों का तो है, लेकिन ये विचारों का भी गठबंधन है। ये जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मिलन का भी ये गठबंधन है। पहली सरकार है जिसने अपने वादे के खिलाफ काम किया है। कोई सरकार ऐसी नहीं जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वादा करती है उसके खिलाफ काम करती है। इन्होंने कहा था कि हम करोड़ों नौकरी देंगे, इन्होंने करोड़ों नौकरियां नहीं दी। जीएसटी लागू कर करके और नोटबंदी कर करके करोड़ों नौकरियां छीन ली। कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं, बताओ कितने किसानों का आलू खरीदा है? कोई हमें किसान बता दे जिसका 1 किलो आलू भी सरकार ने खरीदा हो। समाजवादी लोग तो पुल बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दिलों का तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज जो आप सड़क देख रहे हो दिल्ली को जोड़ने और राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली, ये राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क शहरों को जोड़ रही है, गांवों को जोड़ रही है। जहां व्यापार चलेगा, किसान को लाभ पहुंचेगा। इसके किनारे मंडियां बन रही थीं, इसके किनारे और विकास का रास्ता खुला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो विकास का रास्ता रोक दिया। जिस तरीके से गांव में गला घोटू बीमारी होती है, गांव के लोग अगर उनके जानवर में अगर गला घोटू बीमारी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम रोको बीमारी लागू की है, हर काम रोक दिया है। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपने वादों के खिलाफ काम किया है। लोकतंत्र में कोई वादों के खिलाफ नहीं काम करता है। नौकरी का वादा किया, नौकरी छीन ली। किसान की आय बढ़ाने की बात की, महंगाई कर करके किसानों की आमदनी छीन ली। आज देश को बर्बाद कर दिया। आज हम पे उदाहरण है काम के कन्नौज में। मैं तो जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर वो एक ही काम करते हैं, केवल नफरत फैलाने का और जातों में मतभेद पैदा करने का, कि जिन्होंने अभी तक महागठबंधन को बढ़ते हुए दिखाई दिया है, ये महागठबंधन की रफ्तार जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। उनके भाषण अगर उठाएं तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे गठबंधन को महामिलावट बोल रही है तो 30 के से ज्यादा लगभग 40 दलों का गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को कौन सी मिलावट कहा जाएगा? मैं जानता हूं और जितनी मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ट्वीट करना नहीं जानते। उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की जानकारी नहीं है। लगता उनके साथ कोई वायरस रहता है जो वायरस फैला रहा है।